Okay, students. So yesterday I gave you some homework. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, तो वो तो आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा, ये वाला जो हमें स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना था। Yes, ma'am. ये तो वही सारे स्टेप्स हैं। और आपको दूसरा होमवर्क क्या दिया था ग्राउंडिंग के बारे में पता करने के लिए? किस किस में? Yes, ma'am. बस 2 ही लोगों के हाथ दिख रहे हैं मुझे, निष्ठा और दिया, बाकी लोगों ने नहीं किया। Yes, students, you haven't done the homework. निष्ठा, दिया, मेघना. I can see only 3 hands. अच्छा चलो मेघना आप बताओ. Ma'am, so ma'am, grounding is basically, ma'am, when a charged body is brought in contact with the earth. Ma'am, जो extra charge होता है, excess charge जो होता है body पे, it will go to the ground. What do By you mean? हाँ. By? ma'am, by I mean all the excess charge will pass to the ground. That is what the principle of grounding is. Okay, what do you mean by excess charge? मैम एक्सेस चार्ज वो चार्ज होता है जो उसको जो उस पर्टिकुलर बॉडी जो जिससे चार्ज जा रहा है मैम उसको न्यूट्रलाइज ना होने नहीं देता, तो मैम वो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एक्सेस चार्ज है वो नीचे भेजता है। अच्छा, तो जो एक्सेस चार्ज होता है वो अर्थ में फ्लो करता है. ओके, तो अब ये चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो आप या नेगेटिव चार्ज की? मैम वो डिपेंड करता है कि जो रॉड हम साथ में लाए जिससे चार्जिंग कर रहे हैं वो कौन सी है. जैसे कि अगर वो रॉड पॉजिटिव है तो जो चार्ज फ्लो करेगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो रॉड नेगेटिव है तो जो चार्ज फ्लो करेगा वो नेगेटिव होगा. अच्छा, ओके. तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी उस पर चार्ज होता है, जब हम उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो वो सारा चार्ज ग्राउंड में फ्लो करता है. पर ऐसा होता क्यों है? मैम क्योंकि अर्थ भी एक कंडक्टर है, अर्थ एक लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अच्छा, तो वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मतलब जो एक्सेस चार्ज होता है बॉडी का वो अर्थ में ही क्यों फ्लो करता है? ये जो चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन है ये व्हाई इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ ओनली. मैम हम अर्थ मैम मैम शायद इसलिए कि अट्रैक्ट करता है हम कुछ ग्रेविटी का. ग्रेविटी तो अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ग्रेविटी तो नहीं है यहाँ तो हम. हाँ बोलो मैम. बिकॉज अर्थ अभी न्यूट्रल है, एंड मैम हमने कल ये वो पढ़ा था कि जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता है वैसे ही यहाँ पर चार्ज का भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए. तो इसलिए जो चार्ज है वो उस बॉडी से अर्थ में फ्लो करे, क्योंकि अर्थ तो अभी न्यूट्रल है, तो फिर जब फ्लो कर जाएगा तो इक्वल हो जाए इसीलिए. ओके, ठीक है. यहाँ पर देखो जो अर्थ होता है ना, तो अर्थ आपको पता है बहुत बड़ा है, तो इसमें लार्ज रेजर्वोयर ऑफ चार्जेस है, तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज होते हैं और यहाँ पे ये बहुत बड़ा होता है, तो हम इसका पोटेंशियल क्या लेते हैं? 0. हम बोलते हैं कि अर्थ हमेशा 0 पोटेंशियल पर होता है. अब मैंने आपको बताया था कल कि जो चार्ज के फ्लो की कंडीशन होती है वो क्या होती है? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव. हाई टू लो. क्या जैसे वहां पे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आप बोलते हो हीट में, यहाँ हाई टू लो क्या है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. मैम पोटेंशियल की बात करें हम, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हाँ,
तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे आपके हीट फ्लो की जो नेचुरल डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, उसी तरह से जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसके फ्लो की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। तो अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब मैम न्यूट्रल। हाँ, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब द पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0। ओके, पॉजिटिव पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसका पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0 एंड अर्थ इज एट 0 पोटेंशियल। तो आपका जो ऑब्जेक्ट, आपका जो चार्ज होगा वो फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो वो कहाँ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट से अर्थ में जाएगा। ठीक है। और अगर आपका नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा कहाँ फ्लो करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कैसे फ्लो करता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो वो भी ऑब्जेक्ट से अर्थ में ही जाएगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसका चार्ज हमेशा अर्थ में ही जाएगा, अर्थ में ही फ्लो करेगा। और कल मैंने आपको ये भी बताया था, ये पॉइंट तो आपको क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं करता। अगर हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी एक्चुअली मीन दैट नेगेटिव चार्ज आर फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू Right to लेफ्ट। left. सो दिस इज क्लियर। हम ये बोलते हैं लैंग्वेज में, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये यूज करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग, बट व्हाट इज एक्चुअली फ्लोइंग इज the negative charge, that is the electrons. Electrons are flowing and the conventional direction of current is the direction of flow of positive charge, which is opposite to the direction of flow of electrons. And electrons are actually the particles which are actually moving. So this is fine. तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो वो उस पे जो भी चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो हमेशा अर्थ में फ्लो करता है, एंड दिस इज नोन एज ग्राउंडिंग। ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। ओके, सो यस मैम। ओके, सो दिस इज अबाउट ग्राउंडिंग। और आप लोगों ने वो वाला होमवर्क तो कर ही लिया है जो ये इसको हमें इंडक्शन से चार्ज करना था। वो वाला भी आपने कर लिया। अच्छा, अब परमिटिविटी पर आते हैं, तो अब हम फिर कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो परमिटिविटी पर आते हैं जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे फर्स्ट क्लास में। तो विल कम टू दैट। ओके, यू ऑल कैन सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this force is actually equal to this. This should have been magnitude of force. ये मैंने magnitude का साइन नहीं बनाया यहाँ पे, force पे वेक्टर साइन लगेगा और यहाँ magnitude होगा। तो this magnitude is equal to k, which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square. और ये भी आपको पता है, what do you mean by magnitude of charge? Charge is a scalar quantity or vector quantity? Charge is scalar, but Scalar. magnitude means Scalar. not consider potential. Yes, and whenever we are taking the magnitude of charge, this means that we are only considering the magnitude of charge and we are ignoring its polarity. We are not taking into account whether it is positive or negative. We are just taking the magnitude, the number. So we have the magnitude of force like this, and this epsilon naught is a constant which is known as permittivity of free space, and its value is this 8.854 into 10 raised to power minus 12. और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट आप निकाल सकते हो कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाला था, शायद के का यूनिट निकाला था, तो उसी तरह आप Yes, इसका निकाल सकते हो। तो यूनिट आप इसका डायमेंशन एनालिसिस जैसे लास्ट ईयर आपने किया था उससे निकालोगे तो ये आएगा, you'll get this unit. Okay, so last time I gave you this homework to find the meaning of epsilon naught, permittivity of free space. ये homework किया आप लोगों ने? यस मैम। कौन बताएगा?
किस किस ने होमवर्क किया है? अभी तो मुझे निष्ठा दिया दिख रहे हैं, और प्लीज रेज योर हैंड्स जिसने भी किया है। बाकी किसी ने नहीं किया? Okay, Zainab has done, Sukhmani has done. Okay, Sukhmani, will you tell? मैम मैंने किया तो है, like I've understood it but I won't be able to explain it अच्छे से. अच्छा, ओके. अच्छा जयति, आप बताओगे? Yes, Jayati, will you explain? You have raised your hand, so that's why I'm asking. Ma'am, can you hear me? Yeah. Again, you have muted. Ma'am, can you please repeat the question? This permittivity of free space, I gave you the homework last time. In the first class, I gave you this homework to explain this term, permittivity of free space. Yeah. Ma'am, in the free space, ma'am, the epsilon naught the value would be 1 by, ma'am, 4 pi epsilon naught, ma'am, into Q1, Q2 by R square. Okay, that is So, you are ma'am, telling me about force, huh? Yes, ma'am, I'm telling about the force, ma'am, in vacuum or the free space. Okay, so So, yeah, ma'am, what the mean? ma'am, in that we can write it as 9 into 10 raised to power 9 into Q1, Q2 by R square. Okay, and what do you understand by this permittivity of free space, epsilon naught? Ma'am, it is absolute, ma'am, electrical permittivity. What's the meaning of this? Ma'am, should I try? Okay, Zena, please tell. Ma'am, epsilon, ma'am, it is the property of a medium. So, ma'am, when we say epsilon naught, ma'am, we are talking about medium of free space. The medium is free space, which is, or we can say vacuum. So, ma'am, epsilon, it means that, as the name suggests, permittivity of medium. So, the medium is permitting its own field to decrease. Ma'am, it is decreasing the interaction between the charges. So, ma'am, it means to permit its own field to decrease the charges. Yes, ma'am. To decrease the charges, what do you mean by this? Decrease the interaction, ma'am. जिस force से they both are attracting each other or repelling, उसे decrease करना. जिस force से decrease करना. Ma'am, its own field is decreasing. Its own field is decreasing. Decrease किसके ma'am. respect में decrease हो रहा है? Ma'am, charges के बीच का permittivity interaction. से आप क्या समझते हो? Ma'am, मतलब how is permittivity related to decreasing of the field? Ma'am, can you repeat? How is permittivity related to decreasing of the field? Ma'am, medium. हाँ. मैम मीडियम की अपनी जो फील्ड है परमिटिविटी, वो अपनी फील्ड को अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन डिक्रीज करना. तो मैम इसलिए वी से दैट द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, मैम फ्री स्पेस में वैक्यूम में सबसे कम होगा मैम, क्योंकि मीडियम तो उसमें मतलब वो कुछ होगा ही नहीं जो डिक्रीज करे उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन. अच्छा चलो, ओके. और कोई बताना चाहेगा? I think it's basically कि vacuum.
अच्छा सुखमनी, यू वांट टू से? हाँ बोलो। सॉरी मैम, आई जस्ट सेड कि किस तरह से वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, इलेक्ट्रिक मूव फील्ड। करते हैं। यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है मैम, द कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करता है, दैट इज बिहेव करता है? ओके द स्टडी ऑफ permittivity of free space, ओके according to what I understood from what I read about it. ओके फाइन। अच्छा मैम और हाँ मैम ऐसा मुझे समझ आया था कि मतलब वैक्यूम है तो मैम वो फ्री स्पेस है, सबने बोला। तो मैम वहाँ पे जब हम वैक्यूम या किसी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डालते हैं तो या फिर लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे, तो वहाँ उस मीडियम के पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। तो मैम उस स्टडी को बेसिकली मतलब मैम उससे रिलेटेड कुछ चाहिए। और मैम इसका डिपेंडेंस उस पर भी होता है मैम, जो हमने के पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैम उस पर भी इसका कुछ है रिलेशन। Yes. अच्छा ओके फाइन। अच्छा नंदिनी, आप भी बताओगे? यस मैम। हाँ बोलो। मैम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मींस मैम वैक्यूम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड्स को परमिट करता है उस पे पास होने से, उसके थ्रू पास होने, उसकी जो वैल्यू होती है उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ओके फाइन ठीक है। अच्छा और कौन? हाँ निष्ठा, आप भी बताना चाहोगे? नो मैम, सबने बोल ही दिया मैम। इट इज सेम मैम। परमिटिविटी ऑफ मैम जो टू चार्जेस अगर एयर में प्लेस्ड हैं तो मैम उनके बीच में जो फोर्स होगी वो जो फोर्स उस टाइम पे होगी, और अगर उसको अगर हम किसी मीडियम में रखेंगे तो वो फोर्स डिफरेंट होगी उस मीडियम की वजह से। सो मैम उसी को तो वो कितना डिफरेंट हो रही है फोर्स डिफरेंट उस मीडियम में होने की वजह से, दैट इज ओनली परमिटिविटी। ओके फाइन ठीक है। ओके सुखमन कुछ और कहना है? नहीं मैम, बेसिकली जो दिया ने बताया था इसके बारे में वही बोलना था। Just said it well. If you want you can also say it again. Ma'am, it's basically permittivity according to Google. I wrote the definition. The ability of a substance to store electrical energy in an electric field. तो basically permittivity of free space मतलब हो गया vacuum. Permittivity of free space का मतलब ये हो गया something about the study of how these electric fields behave in vacuum. चलो ठीक है। चलो अच्छा है। इट्स गुड दैट यू ऑल हैव डन सम रिसर्च। इट्स गुड, सबने अपने पॉइंट्स रखे, अच्छी बात है। तो अभी आपको कुछ कुछ समझ में आया है। तो अभी हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे और जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। अभी जो आप लोगों को जितनी इंफॉर्मेशन मिली है इट्स ओके फाइन, पर अभी जो आपको ये एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको तब समझ में आएगा जब हम फील्ड का कंसेप्ट करेंगे आगे। तो अभी आपने अच्छा है ये रिसर्च किया तो कुछ आपको कुछ पॉइंट्स इसके बारे में मिले। तो अभी आप एप्सिलॉन नॉट को एक कांस्टेंट समझ सकते हो विच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसके जो एग्जैक्ट मीनिंग है ये अभी हम आगे जाकर करेंगे। तो अभी आपने जितना रिसर्च किया उसको याद रखना, तो आपके जो ये थोड़े बहुत जो डाउट्स है ये ज्यादा क्लियर होंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो इट्स गुड दैट यू पीपल हैव डन सम रिसर्च। तो आगे जाके फिर हम इसके बारे में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। Okay, so this is fine. Epsilon naught is a constant. Its value is equal to this, and you can also derive the units. So today we'll be starting with Coulomb's law in vector form. अच्छा, अब यहाँ पर देखो, we have two charges Q1 and Q2.
two charges Q1 and Q2, and this point O is the origin. Now with respect to this, screen is not shared. it's not shared. Ma'am, it's Ma'am, shared. it You is can shared, see ma'am. it. Ma'am, it is shared. Ma'am, I can't see it. Ma'am, I'm sorry, ma'am. Nandini, it might be a network issue. Yeah, I'll just join back. I'm sorry to interrupt. Okay, students, you all can see this figure. This is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ma'am. Okay, so here now we are starting with Coulomb's law in vector form. So here you can see we have two charges Q1 and Q2, and here we have this point O, which is the origin. With respect to this origin, we are taking the position vector of charge Q1 and Q2. So your position vector of charge Q1 is like this, starting from point O, and it is pointing towards this Q1, and Q2 is like this. So position vector of Q1 is R1, position vector of Q2 is R2. This is fine? यहाँ तक सबको ma'am. समझ में आया? Yes. Okay. Now we have these two charges Q1 and Q2. Let us take their polarity as, let us take both of them as positive. They have the same polarity. So if we consider this charge Q1, this charge Q2 will exert some force on this charge Q1. What will be the direction of that force? Ma'am, it will be repelling, so it will be in the left side. Yes. Since Q1 and Q2 both have the same polarity, so they both will repel each other. So this force, the force which is acting on Q1 will be away from Q2. It is getting repelled by Q2, so it is like this. You all can see this arrow. This arrow is pointing away from Q2. So this is actually equal to F12. F12 means the force on charge 1 due to charge 2. This is clear? F12 means Yes, the ma'am. force on charge 1 due to charge 2. And its direction is like this, away from Q2. Since it is repelled by charge Q2, it is away from Q2. This is fine? Now Ma'am, how do we know Yes, that ma'am. Q1 and Q2 have the same polarity? we are taking this, we are assuming this. Okay, ma'am. Okay, we are taking two charges and we are assuming that they both have the same polarity. Okay, so then we come to charge Q2. Again, charge Q1 will exert some force on charge Q2, and since they both have the same polarity, again the force which is acting on charge Q2 will be away from charge Q1. So it is like this. This is the force acting on Q2 due to charge Q1, and it is pointing in this direction away from Q1, and we call this force as F21, force on charge 2 due to charge 1. This is clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, now you can see the position vector R1, position vector R2. Now we have another vector here starting from Q1 and pointing towards Q2, and we are naming this vector as R21. R21 means vector R2 minus vector R1. अब आप इसको, हमने ट्रायंगल लॉ किया था लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे आप ये रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हो. R2 क्या है? What is R2? R2 is R21 plus R1. So this is your vector R2, and this vector R2 is equal to R1 plus R21. Right? Triangle of vector addition है ये. Yes, ma'am. सब Yes, देख ma'am. पा रहे हो ये? This is your vector R2, which is actually equal to R1 plus R21. This vector is known as R21. So R2, vector R2 is equal to vector R1 plus vector R21. So vector R21 is actually vector R2 minus vector R1. And vector R2 is the position vector of charge Q2, and R1 is the position vector of charge Q1. And this position vector we are taking with respect to this point O, which is the origin in this case. So this figure is clear. Any doubt anywhere? Ma'am, clear. No, ma'am. ठीक है? Okay.
So now we come to the force. First we are writing the magnitude of this force. Okay, what is F12? Force exerted on charge 1 due to 2. Right, force exerted on charge 1 due to charge 2. And what is this F21? Force exerted on charge Force 2 exerted on due to 1. Right. charge So 1 now due to the magnitude, they both have the same magnitude. Can you tell me why? Ma'am, because they're repelling each other and the forces will be equal and opposite. But since we're taking the magnitude, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हो डायरेक्शन नहीं ले रहे, इसलिए इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे. हाँ, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, वो सही बोला आपने, लेकिन कोई और रीजन भी है जिससे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, ये कह सकते हो कि ये इक्वल ही होगा? मैम क्योंकि चार्ज सेम है, सेम पोलैरिटी है चार्ज. F is equal to K is equal to K. मैम वो हमने इक्वेशन में जो करा था. हाँ बच्चे, जो इक्वेशन में किया था वो तो मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, ये तो होगा ही, दैट्स फाइन. बट कोई और तरीका है जिससे आप कह सकते हो कि ये तो सेम होगा ही होगा? मैम इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट इसका डायरेक्शन अलग है. हाँ, डायरेक्शन अलग है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. मैम इट इज सेम ओनली. It is same only, but how can you say it is same? अच्छा बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ भूल गए हो क्या? ओह अरे, क्या होता है रिएक्शन एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन. तो मैम अगर Q1 पे, हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, जो आपका चार्ज Q2 है वो जितना फोर्स Q1 पर इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, Q1 उतना ही फोर्स इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा. न्यूटन्स थर्ड लॉ. यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन ऑल्सो यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ. ये वाला रिलेशन तो आपको पता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, बट न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, ओके. सो द मैग्नीट्यूड इज सेम. Magnitude of F12 is same as magnitude of F21, but their directions are opposite. So when we'll write them in terms of vectors, we have this relation F12 is equal to minus F21. ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो यहाँ पे F12 is equal to negative of F21, right? Okay, so now this R21 क्या है? Vector R2 minus vector R1. Similarly, we can write this vector R12, and this 12 is the vector R1 minus vector R2. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो सबस्क्रिप्ट है उसको हमने इंटरचेंज कर दिया. R21 अगर R2 माइनस R1 है तो R12 क्या होगा? R1 माइनस R2. ठीक है, इसको भी आप ऐसे ट्रायंगल लॉ से वेरीफाई करके देख सकते हो. अगर R12 होगा वो कहाँ होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा, एंड इट विल बी R1 माइनस R2. आप अपने आप ये फिगर ड्रॉ करके वेरीफाई करके देखना. ये फोर्थ इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन है दैट आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन हियर, जो फोर्थ वाला है इसे आप खुद वेरीफाई कर लेना यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, अब आप लोगों ने 11th में ये भी पढ़ा है, हाउ वी डिफाइन अ यूनिट वेक्टर, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ यूनिट वेक्टर? व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? It is the direction. हाँ बोलो. इट इज द Direction only which has magnitude 1. So it is a vector which has magnitude equal to 1 and it is used to give the direction. It is used to specify the direction. जैसे आपका I cap, J cap, K cap होता है. I cap is the direction along x axis, J cap is the direction along y axis, K cap is the direction along z axis. So all these are unit vectors. तो अगर हमें कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? अगर आपको कोई भी वेक्टर ए दिया है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिया था, फाइनल एग्जाम में, इफ यू हैव सम वेक्टर ए, so how will you find the unit vector of this
vector A. We will divide it by the magnitude of vector A. Yes. Ma'am, by dividing it by the yes. Right, we have to divide that particular vector by its magnitude. तो यहाँ पे अगर ये देखो, ये हमारा वेक्टर R21 था, ये अगर हमें इसका R21 का यूनिट वेक्टर चाहिए, और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर. तो अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए R21 का, तो आप क्या करोगे, वेक्टर R21 लोगे और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे. So this is the unit vector of vector R21. Fine? Yes, ma'am. Okay. Yes. अच्छा, अब नेक्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, R12 का यूनिट वेक्टर लिख लिया उसी तरह से, which is equal to वेक्टर R12 divided by its magnitude. ठीक है. अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है F21. अब यहाँ पे जो हमारा F21 है, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय दिस R21 स्क्वायर. ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया. और इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी हमें, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज गिवन बाय द यूनिट वेक्टर R21. ये ठीक है, ये समझ में आया आपको. ये देखो F21 की डायरेक्शन क्या है, F21 की डायरेक्शन ये है, और ये डायरेक्शन हमें किसकी डायरेक्शन है, वेक्टर R21 की. R21 is also pointing in this direction. तो जो यूनिट वेक्टर R21 है, this unit vector R21 will give us the direction of this force F21. ठीक है. तो यहाँ पर हमने इनिशियली तो हमने मैग्नीट्यूड पार्ट को डिफाइन किया था, अब हम कंप्लीट वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी लिखेंगे, which is given by this unit vector. Similarly, this is the force F12, the complete vector. So this is also equal to the magnitude part plus the direction. So here F12 is equal to the direction of this force F12 is equal to the direction of unit vector R12, which is opposite to R21. अब आप लोग ये 1 से लेकर 8 तक सारी इक्वेशंस देखो, और जो इक्वेशन अगर नहीं समझ में आ रही है तो पूछो. ये डायग्राम भी आपके पास है, यू हैव द डायग्राम, और ये सारी इक्वेशंस को एक बार देख लो फिर से, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो. Equation 1 is clear to all of you? Yes, ma'am. Equation 2? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Equation 3? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Equation 4? If you want, you can verify Yes, this equation 4. इसके लिए आप एक डायग्राम बनाकर जल्दी से इसको ट्रायंगल लॉ से आप वेरीफाई करके देख सकते हो फटाफट. This equation 4. Equation 3 तो I have already shown here. R21 vector I have shown. R12, for this R12 you can draw a figure and see. Yes, ma'am. R है सबका, वेक्टर R12 is equal to वेक्टर R1 minus वेक्टर R2. Yes, ma'am. अच्छा, तो ये इक्वेशन 5 तो सिंपल हमने यूनिट वेक्टर लिखा है, तो दिस इज फाइन. इक्वेशन 6 इज ऑल्सो फाइन, और इक्वेशन 7 और 8 भी एक बार देख लो. F12 की डायरेक्शन और F21 की डायरेक्शन देख लो. F21 की डायरेक्शन इज अलोंग दिस डायरेक्शन ऑफ R21 and direction of F12 is along the direction of R12. ये भी एक बार देख लो सब लोग. F21 की डायरेक्शन यहाँ पर है और R21 की डायरेक्शन भी यहीं पर है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है. F12 की डायरेक्शन यहाँ है और R12 की डायरेक्शन भी यहाँ पर होगी. So all these equations are fine. Yes, ma'am. So this is how we write the Coulomb's law in vector form. अच्छा, अभी हम लोगों ने कौन सा केस कंसिडर किया था? अभी हम लोगों ने वो केस लिया था जिसमें Q1 और Q2 दोनों की पोलैरिटी सेम है.
अगर Q1 और Q2 दोनों की पोलैरिटी सेम है तो व्हाट कैन वी से अबाउट देयर प्रोडक्ट? प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो अगर उसकी पोलैरिटी सेम है तो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस नेगेटिव है। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो भी अगर हम उनका प्रोडक्ट लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सपोज एक चार्ज +2 है, +2 कूलम है, दूसरा चार्ज +5 कूलम है, उसका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? +10, तो पॉजिटिव है। अगर हम बोल रहे हैं दोनों चार्जेस हमारे नेगेटिव है, सपोज एक -2 है, एक -5 है, अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं -2 इंटू -5 विल बी +10 अगेन। तो अगर हमारा पोलैरिटी सेम है मतलब दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस नेगेटिव है। इन बोथ द केसेस द प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। The product of both the charges will be positive, that is greater than 0. So we have this condition. अभी जो हम लोगों ने कंडीशन ली वो कौन सी ली थी? When both the charges are having the same polarity. और इस कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं the product of Q1 and Q2 is greater than 0 और the product of Q1 and Q2 is positive. तो इस केस में हमारा क्या होता है? आप देख सकते हो कि जो आपका ये Q1 पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज अवे फ्रॉम Q2 एंड द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन Q2 इज अवे फ्रॉम Q1 लाइक दिस। दिस इज द केस दैट वी हैव कंसिडर्ड। अच्छा, अब दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं? दूसरा केस हम ले सकते हैं कि दोनों की ऑपोजिट पोलैरिटी है, मतलब Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव है, Q1 नेगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव है। तो इस केस में उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर एक +2 है दूसरा -5 है तो क्या होगा? -10 होगा। अगर पहला -2 है दूसरा +5 है तो भी प्रोडक्ट -10 होगा। तो अगर आपकी ऑपोजिट पोलैरिटी है तो दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लेस देन 0 और नेगेटिव। दिस इज फाइन। और इस केस में क्या होगा? जब सेम पोलैरिटी थी देन दे बोथ वर रिपेलिंग ईच अदर। जब ऑपोजिट पोलैरिटी है तो दे बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। सो दैट्स वेयर द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन Q2 इज टुवर्ड्स Q1। ये देखो Q1 को की तरफ ये पॉइंट कर रहा है, तो द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन Q2 इज टुवर्ड्स Q1 एंड द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन Q1 इज टुवर्ड्स Q2। They both are attracting each other. So this is the case when they have opposite polarity, and this is the case when they have the same polarity. In this case, they both are repelling each other. In this case, they both are attracting each other. So this is fine. Yes, ma'am. ठीक है? तो अभी हमने जो कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखा वो हमने ये वाला केस लेकर लिखा है। अगर आप चाहो तो ये वाला केस भी ले सकते हो। हमने ये सेम पोलैरिटी वाला केस लिया है, आप चाहो तो ऑपोजिट पोलैरिटी वाला केस भी लेकर वो सब फिगर ड्रॉ कर ये सारी इक्वेशंस लिख सकते हो। सो दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जब हम वेक्टर की तरह ये सारी क्वांटिटीज, पोजीशन वेक्टर, फोर्स को लिखते हैं, सो दिस इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो दिस इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Okay, so then we'll start with the next topic, that is superposition principle. Okay, so okay. Ma'am, in the book, where is this? अच्छा, बुक में भी दिखा दूं, रुक जाओ। बुक में ये सारा है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी है, ये हम लोगों ने कर लिया था। Yes, ma'am. That ma'am, the thing we studied right now, it is in page number 12. हाँ, ये सारा है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये सारा, ये फिगर जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई, ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
ठीक है। So now we are starting with the next topic. अच्छा, वो नेक्स्ट टॉपिक से पहले ये क्वेश्चंस कर ले एग्जांपल्स। ओके मैम। पहले ये कर लेते हैं। चलो, कौन रीड करेगा एग्जांपल 1.4? मैम कैन आई? हाँ प्लीज। Yes, ma'am. Coulomb's law for electrostatic force between 2-point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively. A. Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitudes. First, for an electron and a proton, and second, for two protons. B. Estimate the accelerations of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom, which is 10 to the power minus 10 meter apart. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स का अभी कूलम्स लॉ से आपको फॉर्मूला पता है, अभी हम लोगों ने किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है, तो ये यूज करके आपको ये सॉल्व करते हैं। तो सब सॉल्व करो अब। ये ऑल दीज क्वांटिटीज आर गिवन टू यू, MP ME these are given to you। और चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पे, वो आपको पता है, हम लोगों ने किया था एलिमेंट्री चार्ज E which is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So that is the charge on one electron or one proton. Proton will have positive polarity, electron will have negative polarity, but the magnitude is same. So you have the charges, you have the masses, you have the formula. अब करो ये, try to solve this। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। फाइंड करो ये।
ओके स्टूडेंट्स, ए पार्ट किया आप लोग ने? मैम बस 1 मिनट मैम। हाँ हाँ कर लो, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। मैम डन द ए पार्ट। अच्छा ओके अनिष्टा, ए पार्ट एक्सप्लेन करोगे? अगर आप चाहो तो आप अपना दिखा भी सकते हो जो आपने किया है। हाँ निष्ठा, एक्सप्लेन करोगे आप? यस मैम। हाँ तो मैम ए पार्ट में हमें रेशियो निकालना है ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैम हम उसमें ए पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट है बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो मैम तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो होगी मैम k q1 q2 by r square। So मैम k is 9.9 into 10 to the power 9 and मैम Q1 and Q2 ma'am they both are same, so Q square which is 1.6 into 10 to the power minus 19 whole square, right, upon R square which is 10 to the power minus 10 whole square which is 10 to the power minus 20. So okay, ma'am इससे value आए 23.04 into 10 to the power minus 9. fine.
एंड देन मैम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मैम G m1 m2 by r square. So मैम G is 6.67 into 10 to the power minus 11. And ma'am m1 it is given ma'am mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 27 into m2 which is mass of electron 9.11 into 10 to the power minus 31 upon r square 10 to the power minus 20. So मैम इसका आंसर आया 1.015 into 10 to the power minus 47. So मैम दोनों फोर्स का रेशियो Fe by Fg मैम इट इज 2. मैम इसमें 2.4 दे रखा है मैम, मेरा 2.3 आया. 2.3 into 10 to the power. चलो वो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता. ओके इनटू 10 to the power 39. 10 to the power 39. अच्छा कौन सा फोर्स ज्यादा है आपका? मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और कितने ऑर्डर से ज्यादा है? 10 raised to power 39. यस मैम. ओके फाइन. तो अब आपने देखा कि जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कितना ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से. अच्छा और कोई डिफरेंस भी है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में? इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपेलिंग दोनों हो सकती है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है. राइट. ग्रेविटेशनल क्या बोलते हैं उसे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. कोई भी दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन जो दो चार्जेस होंगे उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट कैन बी रिपेलिंग एंड ऑल्सो अट्रैक्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस. अगर दोनों लाइक चार्जेस है तो they'll repel each other. If they are unlike charges, they'll attract each other. So electrostatic force can be both attractive as well as repulsive, whereas gravitational force is always attractive. ठीक है? Okay, good. तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया. सेकेंड पार्ट मैम मैं ही बताऊं? और कोई बताएगा? नंदिनी भी शायद बताना चाहती थी. नंदिनी, you will tell. I'm actually doing the second part. Okay, it's okay. I guess others are also doing. So, okay, you all can take your time. Please do the second part, then we'll discuss it. कर लो second part complete, फिर बता लेना, कोई बात नहीं. Ma'am, in the first part, it is written in the NCERT that the negative sign indicates that the force is attractive. Ma'am, how? नेगेटिव साइन बच्चे यहाँ पर इन्होंने वो किया है कि जैसे जो इन्होंने वेक्टर बनाया है, इन्होंने आपको वेक्टर्स बनाकर दिखाया नहीं है. तो इन्होंने आपका एक चार्ज जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन को पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उन्होंने यहाँ पर उसकी पोलैरिटी ले ली है. और वो नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जैसे जो प्रोटॉन पर फोर्स लग रहा है इट इज टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है इट इज टूवर्ड्स द प्रोटॉन. तो यहाँ पे ये इन्होंने जो बताया है इससे आप क्लियरली दिखा सकते हो. एक डायग्राम बनाकर आप डायरेक्शंस दिखा सकते हो. जो डायरेक्शन प्रोटॉन की है विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, या डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन के फोर्स की है विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोटॉन, उस डायरेक्शन को इन्होंने नेगेटिव कॉल किया है. तो ये उसको वेक्टर में डायग्राम को दिखाने की बजाय ये नेगेटिव से उसको बता रहे हैं. बट बेटर वो है कि आप डायग्राम बना के दिखाओ. अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो बस ये नेगेटिव साइन से ये बता रहे हैं कि द फोर्स इज अट्रैक्टिव and the force which is acting on the proton is towards the electron and the force which is acting on the electron is towards the proton. तो ये उसे नेगेटिव साइन से बता रहे हैं. बट बेटर ये होता है कि आप एक फिगर बना के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिखा दो और उस पे जैसे अभी हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में F12 और F21 का डायरेक्शन दिखाया था उस तरह से आप दिखा दो. दैट इज बेटर. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.
कर लिया आप लोगों ने बी पार्ट? मैंने नंबर्स कैलकुलेट करे। अच्छा कोई बात नहीं मैम ए का भी सेकंड पार्ट बचा है। तो ए का सेकंड पार्ट अभी वो उसी तरह से होगा कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का किया वैसे ही 2 प्रोटॉन का, तो वो मतलब बेसिकली कैलकुलेशन ही है उसमें, बाकी फॉर्मूला और सब तो सेम ही होगा। बस ये है कि और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स था दैट वाज अट्रैक्टिव एंड बिटवीन 2 प्रोटॉन्स द फोर्स विल बी रिपल्सिव। दैट्स द ओनली डिफरेंस। मैम इट विल बी पॉजिटिव। यस सो अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हो तो फर्स्ट केस में आप उसे नेगेटिव कॉल कर रहे हो तो सेकंड केस में इट विल बी पॉजिटिव। बट बेटर वही है कि आप डायरेक्शन उनकी दिखा दो एक फिगर बनाकर। एंड मैम देन हमें फिर ये नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है ना? फिर आपको नेगेटिव नहीं, फिर आप उसमें जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पूरा फोर्स लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, फोर्स के मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिख दो और डायरेक्शन उसकी उसमें दिखा दो। आप इससे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का साइन लगाकर, और यहाँ पे नेगेटिव साइन मत लगाओ और उसकी डायरेक्शन उस फिगर में दिखा दो। और वेक्टर R12 R21 लिखकर आप चाहो तो कंप्लीट वेक्टर भी लिख सकते हो, जैसे हमने अभी किया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ओके मैम। Ma'am, can I say the answer for second part? Yeah, please. Ma'am, we have to apply that formula only, ma'am, which we learned, ma'am. इसमें ma'am, but इसमें there is repulsive force, so ma'am, the sign would be positive. Ma'am, the ma'am magnitude of F is equal to 1/4 pi permittivity of E space E square upon R square. Ma'am, वो वाला जो formula था. मैम इसमें मैम जो गिवन वैल्यूज हैं वो पुट करके मैम आंसर 23.2.3 into 10 to the power -8 आ रहा है। अच्छा ओके, एंड हियर यू आल्सो हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अभी आपने फोर्स कैलकुलेट करा, आपको एक्सेलरेशन भी पूछा उन्होंने इलेक्ट्रॉन का शायद। यस मैम, तो फिर एक्सेलरेशन F is equal to ma। हाँ तो F is equal to ma यूज करके we can like मैम we can find F upon m is equal to a फॉर्मूला से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो उसके लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स तो वही होगा जो अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया, दैट फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन विल गिव यू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो ये भी आप लोगों ने फाइंड किया है एक्सेलरेशन दोनों का। यस मैम, इसमें मैम वेरीफाई करना है मैम। यस मैम। एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई है मैम? 2.5 into 10 raised to power 22 meter per second square and 1.3 into 10 raised to power 19 meter per second square. Okay. For both electron and proton. For electron and proton. तो ये आपकी क्या है, एक्सेलरेशन which is due to the electrostatic force। तो और इसको इन्होंने आपकी बुक में किससे कंपेयर किया है, they have compared it with acceleration due to gravity। Due to gravity. What is the value of acceleration due to gravity? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उससे ये कितनी ज्यादा है दिस एक्सेलरेशन।
it is order of 10 raised to power 22 times, है ना? वो क्या है? वो तो 9.8 है और ये 2.5 into 10 raised to power 22. So here the acceleration is much greater. तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इनिशियली फोर्स कैलकुलेट किया था वो भी बहुत ज्यादा था. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाज मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स in A part also. Yes, ma'am. Okay. So, okay, you all have completed this question. So now we move to the next question. इसमें मेनली कैलकुलेशन पार्ट ही है, बट अच्छा है थोड़ा कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस कर लो क्योंकि एग्जाम में तो ये कैलकुलेशन करना ही होगा एंड यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर. सो ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1.5. कौन रीड करेगा? Ma'am, should I? Ma'am, should I read? कौन कौन रीड करना चाहता है? कोई वो बच्चा जो कोई क्लास में बिल्कुल नहीं बोलता वो बोलो. बार बार यही बच्चे बोलते रहते हैं 3-4, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? एटलीस्ट क्वेश्चन तो रीड कर सकते हो. Hadya, will you read the question? Yes, Hadya. Simra, will you read the question? Yes, ma'am. Please read. Example 1.5. It's visible on your screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it is. Ma'am, I was actually opening the PDF, that's all. Okay, okay. A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B, held by an insulating handle, is brought close to A, such that the distance between their centers is 10 cm, as shown in figure 1.7a. The resulting repulsion of A is noted, for example, by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen. Sphere A and B are touched by uncharged spheres C and D respectively, as shown in figure 1.7b. C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5.0 centimeter between their centers, as shown in figure 1.7c. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Spheres A and C and spheres B and D have identical sizes. Ignore the size of A and B in comparison to the separation between their centers. Okay. So this is a long question. Have you all understood the question or read it once again? Yes, ma'am. Yourself? It's a long question. Read it once again yourself. Then we'll discuss it. This question I find a little confusing. Yeah, it's a long question. So read each sentence and try to understand it.
मैम सी और डी भी ए और बी जैसी हैं, मतलब वो भी आइडेंटिकल है ना? हाँ, Yes, ma'am. Ma'am, you called out my name. Okay, students, have you all read the question? यस समझ मैम। में आया कुछ? Yes, ma'am. थोड़ा बड़ा Yes, सा ma'am. क्वेश्चन है, लेकिन मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन को कौन एक्सप्लेन करेगा? ओनली द क्वेश्चन, आई डोंट वांट द आंसर, आई ओनली वांट यू टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। Ma'am, can I? Ma'am, can I try? Who all want to explain, please raise your hands so that I can see. वही बच्चे, बाकी और कोई नहीं एक्सप्लेन करना चाहता? अगेन द सेम स्टूडेंट्स। ओके दिया, प्लीज एक्सप्लेन। मैम इस क्वेश्चन में हमारे पास इनिशियली एक मेटालिक स्फीयर है ए, जो चार्ज है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, हम फिगर में देख सकते हैं। हाँ। तो मैम फिर उस मेटालिक स्फीयर ए विद द पॉजिटिव चार्ज, इट इज सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड। मैम हम उसे नायलॉन थ्रेड से लटका देते हैं एक पोजीशन पे। मैम फिर हम एक और चार्ज मेटालिक स्फीयर बी लेते हैं, मैम उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। मैम तो हम उस चार्ज मेटालिक स्फीयर बी को, मैम पर उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ए से अलग है, मतलब वो सेम नहीं है मैग्नीट्यूड में। अच्छा, उसके ओके मतलब अगर ए पे Q1 है तो उस पे Q2 है, ऐसे। ओके फाइन। मैम फिर मैम तो हम बी को एक इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ लेते हैं, और फिर मैम हम मतलब उसको ऐसे प्लेस करते हैं कि ए के सेंटर से बी के सेंटर तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है मैम फिर हम क्या करते हैं, मैम फिर हम मैम क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, लाइक है, तो वो रिपेल करेंगे, तो इसलिए इसमें लिखा है कि हम रिजल्टिंग रिपल्शन नोट करते हैं ऑफ ए। तो मैम हम उसका रिजल्टिंग रिपल्शन नोट करने के लिए मैम हम एक स्क्रीन रखते हैं उसके पीछे, और हम उस पर लाइट डालते हैं, तो हम देखते हैं जितना उसकी शैडो डिफ्लेक्ट करेगी उतने डिस्टेंस से वो रिपेल किया। तो मैम वो वैल्यू नोट करने के लिए है। तो उसके बाद फिर मैम हम स्फेयर्स ए और बी को सी और डी स्फेयर से टच करते हैं। तो मैम ए को हमने सी से टच किया और बी को डी से किया, और सी और डी हमारे अनचार्ज थे इनिशियली। ठीक है राइट। तो मैम हमने टच कर दिया, थोड़ी देर तक टच रखा, एंड देन हमने उनको रिमूव कर दिया। मैम उसके बाद जब थर्ड स्टेप में हमने जो हमारा ए और बी था उसके बीच में इनिशियली डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का था, बट अब हमने बी को थोड़ा और पास लाया, ए के इतना पास लाया कि उनके बीच का डिस्टेंस हाफ हो गया, मतलब 5 सेंटीमीटर। राइट। बाद मैम क्वेश्चन में पूछा, जो हमें कैलकुलेट करना है वो है कि एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, और फिर मैम दिया हुआ है कि स्फेयर्स ए एंड सी एंड बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइजेस एंड इग्नोर साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू सेपरेशन। मतलब सेपरेशन हमें ऐसा लग रहा है कि ए बहुत बड़ा है, सेपरेशन छोटी है, सेपरेशन बहुत ज्यादा है, ए छोटा है, तो मैम वो हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें बस ये मतलब तो ये बात कहने का क्या मतलब है? Why they are saying this, that their sizes are negligible as compared to the distances between them? Why? Ma'am, because they are point charges. Yes, because they want us to treat them as point charges. हम लोगों ने point charges के बारे में पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। क्या होता है जब वो चार्जेस की डायमेंशन बहुत छोटी होती है as compared to the separation between them. सो यहाँ पे हमें ये स्फीयर्स बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हमें कह रहे हैं कि इनका साइज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, सो दैट दे आर एक्चुअली पॉइंट चार्जेस। और अगर वो पॉइंट चार्जेस होंगे तभी हम कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं यहाँ पर, राइट? यस मैम। अच्छा, तो दिया ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है या फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ? No, ma'am. Now it is. मैम आ गया। सबको समझ में आ गया? अब भी आपको बेसिकली ये 3 फिगर्स को देखोगे ना तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये 3 फिगर्स से ही आपको सब समझ में आ जाएगा। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन या मैं दोबारा से समझाऊं? इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। Ma'am, can you explain this resulting repulsion wala part where they are saying beam of light say we'll measure it? Can you explain that? अच्छा ओके, अच्छा ठीक है, मैं आपको
पूरा क्वेश्चन ही पहले बता देती हूँ, फिर हम आंसर पे देन विल कम टू द आंसर। यहाँ पे देखो एक हमारे पास स्फीयर है A and this is positively charged and it is suspended by a nylon thread. This is fine, ये स्फीयर A है। अब उसके बाद हम एक और स्फीयर B लेकर आए। This sphere B is also positively charged and we are actually holding it. Some external some person is holding it with help of an insulating handle. Insulating handle is there. So with the help of that insulating handle, a person is holding it and this sphere is also positively charged. अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था A, अगर इसके पास we are bringing another positively charged sphere, what should happen? There should be repulsion between them. अब वो रिपल्शन कितनी होगी, उस रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हमें कैसे पता चल सकता है? वो हमें पता चल सकता है कि ये A उस रिपल्शन की वजह से कितना मूव करता है। उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये जो A होगा इट विल मूव अवे फ्रॉम B, इट विल बी रिपेल्ड, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम B। अगर हम इस पर A पर एक बीम ऑफ लाइट, अगर हम इस पर एक लाइट डालते हैं तो इनिशियली क्या होगा, शैडो बनती है। शैडो कैसे बनती है, जब भी लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो आपको शैडो दिखती है। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट पर शैडो दिखेगी, जो A की इनिशियल पोजीशन है वहां पर आपको शैडो दिखेगी जब इस पर एक लाइट की बीम पास कर रही है। फिर क्या होगा, जब ये यहाँ से यहाँ सपोज आ गया तो वो शैडो जो है वो यहाँ की बजाय यहाँ मूव करेगी। तो हम उस शैडो की मूवमेंट को देख सकते हैं, हम उस शैडो की पोजीशन को नोट कर सकते हैं। लाइक इनिशियली वो 5 सेंटीमीटर पर था, अब वो 10 सेंटीमीटर पर आ गया, तो उस शैडो में कितना डिफ्लेक्शन हुआ, 5 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ। तो जो शैडो का डिफ्लेक्शन है वो हमें क्या दिखा रहा है, वो हमें दिखा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ द स्फीयर A। तो स्फीयर A का डिफ्लेक्शन 5 सेंटीमीटर हुआ, तो मतलब आप उसका मैग्नीट्यूड लगा सकते हो कि वो फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का होगा जिसने इतनी डिफ्लेक्शन कॉज करी। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कुछ फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जैसे सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको जितना ज्यादा फोर्स से पुश करोगे उतना ज्यादा वो आगे मूव करेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसकी शैडो की मूवमेंट से देख रहे हैं। वो शैडो की पोजीशन जैसे चेंज हो रही है, जैसे शैडो की पोजीशन चेंज हो रही है वैसे ही आपके स्फीयर A की पोजीशन चेंज होगी। और वो पोजीशन क्यों चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू स्फीयर B। दिस पॉइंट इज क्लियर मेघना, नाउ इट इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज फाइन। अब हमारे पास ये इनिशियली दो स्फीयर्स है A और B, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने क्या किया, हम एक और स्फीयर लेकर आए, स्फीयर C जो अनचार्ज्ड है, और इसको हमने A के साथ कांटेक्ट में रखा कुछ देर के लिए। और हम एक और स्फीयर लेकर आए D, और इस D स्फीयर ये भी इनिशियली अनचार्ज्ड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और इसको हमने B के साथ रखा, B के कांटेक्ट में रखा कुछ देर के लिए। सो दिस इज द सेकंड फिगर। सो दिस फिगर A and B आर क्लियर? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने A और B को फिर से अलग कर दिया, ये C और D को हमने हटा लिया यहाँ से, और A और B को हम फिर से हम लोग ले आए, और इनिशियली जो सेपरेशन इनके बीच में 10 सेंटीमीटर था, they were placed 10 centimeter apart initially, but now after doing the second step we are bringing them 5 centimeter. We are changing their distance and now the distance between them has become 5 centimeter. We are bringing this sphere B closer to sphere A and now the distance between them is 5 centimeter. तो ये आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, ये समझ में आया? और यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है द फोर्स बिटवीन A and B इनिशियली इन फिगर A and the force between A and B finally in figure C. तो Yes, फिगर ma'am. A और C में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, there will be electrostatic force of repulsion since they both are positively charged. So how this electrostatic force of repulsion between spheres A and B is changing, that you have to tell. जो A फिगर है और जो C फिगर है, यहाँ पे क्या क्या बदल रहा है, हमारे जो पैरामीटर्स है उसमें क्या क्या बदल रहा है?
मैम फिगर ए में जो हमारा ए और बी है मैम उस पे अगर हम Q1 और Q2 चार्जेस माने, हाँ जी, तो मैम जब हमने फिगर बी में जब हमने दो अनचार्ज स्फीयर्स को उसके कांटेक्ट में लाया, हाँ, तो मैम उसकी वजह से मैम हमें पता है कि कंडक्शन होगा, हमने उनको टच किया है, तो मैम जब दो मैम वो हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि आइडेंटिकल साइजेस के हैं, तो मैम वो आइडेंटिकल साइजेस के हैं, तो आइडेंटिकल साइजेस में इक्वली दोनों में चार्ज आ जाएगा, तो ए से आधा चार्ज सी में चला जाएगा और बी से आधा डी में चला जाएगा। राइट। तो मैम अब जब हम सी और डी को हटा देंगे तो हमारे पास सी फिगर में ए के पास Q1 की जगह Q1/2 है चार्ज और बी के पास Q2/2 है। और मैम उनका सेपरेशन पहले अगर 10 सेंटीमीटर है तो मैम वो हाफ हो गया है, तो पहले अगर R है तो अब R/2 हो गया है। राइट। तो मैम अब हम मैम निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है मैम F इज इक्वल टू K Q1 Q2/R²। मैम सबसे पहले ये होगा F इज K Q1 Q2/R², ये इनिशियली ए फिगर में होगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनका रिपल्शन। राइट। इसके बाद मैम सी फिगर में जब इनका चार्ज हाफ हो गया और डिस्टेंस भी हाफ हो गया, तो अब होगा मैम मतलब F प्राइम इज इक्वल टू के तो के ही रहेगा मैम, फिर Q1/2 इंटू Q2/2 डिवाइडेड बाय R/2 होल स्क्वायर। तो मैम अब हम इससे मैम सारा ये 2 मैम सारा कैंसिल हो जाएगा मतलब, और मैम अल्टीमेटली हमारे पास सेम मतलब जो इनिशियल हमारा वैल्यू था हम वो सेम वैल्यू आ जाएगा, तो F इज F प्राइम मैम। मतलब इससे पता चलता है कि जो A पे हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है मैम वो अगर आप उसका चार्ज हाफ भी कर दो, डिस्टेंस भी हाफ कर दो, जब भी वो सेम ही रहता है। राइट, वेरी गुड। तो ये जो दिया ने एक्सप्लेन किया, ये आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सब लोगों Yes, को ये ma'am. समझ में आ गया? मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है? नो मैम। पूरा सॉल्यूशन ma'am. बता ही दिया है। So this is clear to all of you? यस मैम। Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, so Ma'am. now you all can do this question. Ma'am, can we do this as a homework because our next class has been started? Oh, sorry. Okay. Okay, please do it as homework. It's already 12:44. Okay, fine. Okay, ma'am. Okay, Thank you, okay. ma'am. Ma'am, please send the notes of today's class, ma'am. Okay, I'll send it. Okay, I'll just take the attendance. Then you all can leave. Just a minute. हम recording Okay, I'll stop recording. Which class you have now? yoga. Ma'am, yoga. Thank you. Okay.